हेलो गाइज, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइज उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीपीएसई 144 बुक की दूसरी इकाई की शुरुआत। इससे पहले हम इकाई 1 पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो चैनल पर वीडियो आ चुकी है, आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। चलिए गाइज शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की, जिसमें हम जानेंगे दक्षिण एशिया में स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के संघर्षों के बारे में। इस पूरी बुक में हम दक्षिण एशिया के परिचय ही लेने वाले हैं, दक्षिण एशिया से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। इस बुक का एग्जाम होने वाला है 10 दिसंबर को। तो चलिए गाइस कर लेते हैं एग्जाम की थोड़ी तैयारी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहने वाले हैं वो है दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद और दक्षिण एशिया में स्वतंत्रता संग्राम। हम दक्षिण एशिया के लगभग सभी देशों के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहने वाले हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से रिलेटेड रहने वाले हैं। श्रीलंका का संघर्ष भी इसमें शामिल होने वाला है, जो कि एग्जाम में आते हैं। लेकिन हम जानेंगे सभी पॉइंट्स के बारे में एक एक करके। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं परिचय, जो कि हमें बताएगा कि हम इस इकाई में क्या पढ़ने वाले हैं। जस्ट आइडिया हो जाता है हमें परिचय से कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं इस इकाई की। परिचय में क्या पढ़ेंगे हम कि दक्षिण एशिया का 7000 वर्षों का सतत इतिहास है। इतनी पुरानी ऐतिहासिक प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ की मिश्रित संस्कृति हमें देखने को मिल जाती है। इतनी विविधताओं होने के बाद भी हमें यहाँ पे एकता भी नजर आ जाएगी। विदेशी आक्रमणों का शिकार होता रहा है बार बार। इस क्षेत्र में समृद्ध ने शायद दूर दूर तक आक्रमणकारियों को आकर्षित किया है। ये इतना समृद्ध हुआ करता था जिस वजह से जो विदेशी आक्रमण इस पर होते रहे हैं। प्राचीन काल से आक्रमणों की कार्मिक लहरों में आर्य, यूनानी, शक, हुण, तुर्क, अफगान, मुगल और अन्य क्षेत्रों से आए बहुत सारे विदेशियों ने आक्रमण किया है। बहुत सारे आक्रमणकारी रहे हैं। यूरोपीय जैसे कि पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश दक्षिण एशिया में आए थे। हालांकि यह अंग्रेज ने ही इस क्षेत्र में अपनी पकड़ स्थापित कर ली थी। ब्रिटिश आक्रमण गुणात्मक रूप से पहले ही आक्रमणों से भिन्न थे। जबकि पहले के आक्रमणकारी आए थे, यहाँ बस गए थे और स्वदेशी लोगों के साथ पूरी तरह आत्मसात हो गए थे। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में एकीकृत कर लिया और लंदन में शासन किया। इस वजह से क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होना शुरू हो गया और औद्योगिक रूप से जो उन्नत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने लगा। दक्षिण एशिया अर्थव्यवस्था और समाज साम्राज्यवादी राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास के अधीन हो गए। इन्हीं के बारे में हम डिटेल में जानकारी करने वाले हैं। यह क्षेत्र ब्रिटिश मशीन निर्मित माल, कच्चे माल, खाद्य पदार्थों के स्रोत और पूंजी निवेश के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए एक बाजार में तब्दील हो गया। तो व्यापार, वित्तीय और प्रौद्योगिक से जुड़े यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच आर्थिक संबंधों की पूरी संरचना के बाद एक औपनिवेशिक निर्भरता और अविकासिकता को लगातार विकसित किया। अधीनता की इस नई राजनीतिक आर्थिक प्रणाली, जिसे उपनिवेशवाद कहा जाता है, ये इसके परिणाम स्वरूप यूरोप एक प्रमुख पूंजीवादी क्षेत्र के रूप में उभरा, जबकि उपनिवेश दुनिया के पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों में ही सिमट गए। जो उपनिवेश थे वो दुनिया के पिछड़े क्षेत्रों में चले गए। समय के साथ आर्थिक राजनीतिक प्रभुत्व ने कई संघर्षों और अंतर्विरोधों को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः राष्ट्रवाद और औपनिवेशिक शासन के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन का विकास हुआ। उन्हीं आंदोलनों के बारे में हम इस इकाई में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद। औपनिवेशिक शासन के 3 पैटर्न थे, जबकि ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य ने उस क्षेत्र को गले लगा लिया। जैसे कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के वर्तमान स्वतंत्र राज्यों को कवर करता है ये। तो इसके अंदर श्रीलंका को क्राउन कॉलोनी के रूप में शासित किया गया था। नेपाल, भूटान और मालदीव के छोटे राष्ट्र ब्रिटिश उपनिवेश नहीं थे, बल्कि संरक्षक थे, यानी अपने बाहरी संबंधों पर अपनी स्वायत्तता को आत्मसमर्पण करने में
आत्मसमर्पण के बदले में उनके स्वतंत्र अस्तित्व को अंग्रेजों द्वारा संरक्षित किया गया था। तो इन्हीं सब से उत्पन्न होती है आगे दक्षिण एशिया के राष्ट्रवादों का उत्तर, जो कि उपनिवेशवाद विरोधी हुआ करते थे। उन आंदोलनों को ही यहाँ राष्ट्रवादी आंदोलन कहा गया है। यहीं से राष्ट्रवाद आंदोलनों का उदय आरंभ होता है, जब उपनिवेशवाद का विरोध शुरू हो जाता है। औपनिवेशिक शोषण अधीनता के खिलाफ की प्रक्रिया थी ये। राष्ट्रवाद का नया स्वरूप हमें दक्षिण एशिया के नए राज्यों का आधार बना। उनसे अधिकांश विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत पश्चिम से प्राप्त किए गए, लेकिन विशेष परिस्थितियों और अनुभवों के अनुकूलित थे। इस नए राष्ट्रवाद का आधार साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद के प्रतीकों के लिए सहज और जेनोफोबिक नफरत थी। साधारण घृणा कह सकते हैं हम इसे। उनके खिलाफ घृणा थी, जिन्हें बलपूर्वक अपनी भूमि पर कब्जा कर लिया था, अपने धन को बलपूर्वक लूट लिया था, उन सरकार को कुचल दिया था, उनकी सरकारों को कुचल दिया था और उन्हें अपने गुलाम के रूप में काम करवाने लगे थे, लोगों को गुलाम बना लिया था। राष्ट्रवादों की एक रचनात्मक शक्ति बन गया, जिसके कारण उनका उद्देश्य स्वतंत्र आर्थिक न्याय और राष्ट्रीयता को सिद्धांत के आधार पर एक राष्ट्र के रूप में निर्माण करना था। तो राष्ट्रवादियों का यही कार्य था कि एक राष्ट्र के रूप में अपने राष्ट्र को वापस से पाना, उपनिवेशवाद से अपने राष्ट्र को बचाना। इससे न केवल लोगों को एकजुट किया, बल्कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण में भी अपना योगदान दिया। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब का एग्जाम्पल इन उपनिवेशवादों में से एक है। नेपाल, भूटान और मालदीव जैसे देशों में राजनीतिक चेतना को भी जन्म दिया। दक्षिण एशिया में स्वतंत्रता संग्राम की बात कर लेते हैं। हर एक देश की हम बात करेंगे इसमें। दक्षिण एशिया के सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला एग्जाम के लिए, भारत में राष्ट्रवाद का उदय ब्रिटिश उपनिवेश शासन के दौरान ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में उभरा। भारत का आर्थिक शोषण हुआ, कृषि और हस्तशिल्प का विनाश हुआ। इसने भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण को भी जन्म दिया। आधुनिक परिवहन, नई शिक्षा, प्रेस आदि की शुरुआत के साथ संयुक्त एक कारक के रूप में परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तत्वावधान में विकसित हुआ। इसके विकास और समेकन में बहुत सारी बाधाएं भी आई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न चरणों से गुजरा और प्रत्येक गुजरते चरण के साथ इसका सामाजिक आधार व्यापक होता गया, इसका उद्देश्य स्पष्ट होता गया, इसकी अभिव्यक्ति के रूप में भिन्नता आती गई। इसको हम चरणों के रूप में पढ़ेंगे। पहला चरण जो हमारा रहा वो था राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, जो कि 1885 में हुआ था और लगभग 1905 तक चला था। इस चरण के दौरान आंदोलनों का नेतृत्व दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले और एम.जी. नारायणडे, एस.एन. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, इन सब ने किया था। इस स्तर पर आंदोलन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं था, बल्कि राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक सुधार थे। तो ये जान लेते हैं कौन कौन से सुधार थे ये। राजनीतिक सुधारों में मांग थी कि केंद्रीय और संवैधानिक विधान परिषदों में सुधार की मांग थी। भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए अधिक शक्तियां सुरक्षित हो सके, ये मांग उस समय रखी गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में 1892 में पारित हो गया था। इसका परिणाम जो रहा था वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पारित हो गया था, याद रखना है। प्रशासनिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण जो मांग थी, इंग्लैंड और भारत में एक साथ ICS परीक्षा के माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं को उच्च ग्रेड का भारतीयकरण करना था। आर्थिक स्तर पर मांग थी कि औद्योगिकरण और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए तरीके उदारवादी विचारधारा के रूप में स्पष्ट किए गए। संवैधानिक आंदोलन, प्रभावी तर्क और अंग्रेजों की लोकतांत्रिक चेतना और परंपराओं के प्रति उत्साही अपील संघर्ष के स्वीकृति तरीके भी थे, जिनके वजह से हमें
कर्मिकतावाद और संवैधानिकता प्रमुख अवधारणाएं देखने को मिल जाती है। उनका मुख्य उद्देश्य था जनता को शिक्षित करना, राष्ट्रीय चेतना को ऊंचा करना और राजनीतिक मुद्दों पर आम सहमति बनाना। इस चरण के दौरान क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलनों का एक संकीर्ण आधार बन गया था। जनता को इसकी ओर आकर्षित नहीं किया जा सकता था। इसका प्रभाव सिर्फ शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो मुस्लिम समुदाय को सांप्रदायिक चरित्र से प्रभावित था, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रहने की प्रवृत्ति रखता था। इस बीच लॉर्ड कार्जन के कठोर उपायों के कारण अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष बढ़ गया, जिनसे न केवल भारतीयों की शक्ति को कम करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और कलकत्ता निगम अधिनियम जैसे कई कानून पारित किए, बल्कि बंगाल का विभाजन भी किया। जाहिर तौर पर प्रशासनिक सुविधा के लिए, लेकिन राजनीतिक रूप से भी हिंदू प्रमुख पश्चिम बंगाल और मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल के बीच विभाजन पैदा करने के लिए था। तो उदारवादी नेता की विचारधारा और तौर तरीकों से बड़ी संख्या में राष्ट्रवादियों का मोह भंग हो गया। तो इस बीच बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष और लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं का उदय हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नए चरण के रूप में इन्होंने प्रवेश करवाया, जहां पर चरमपंथी उग्रवाद चरण कह सकते हैं इसे, चरमपंथी नेता ने एक नए राजनीतिक दर्शन और संघर्ष के तरीकों पर प्रकाश डाला। उनके कार्यक्रमों में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ब्रिटिश सरकार के साथ सभी संबंध तोड़ना, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की संस्था को स्वदेशी का प्रचार शामिल था। राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया यह बहिष्कार आंदोलन आक्रामक रूप से ब्रिटिश विरोधी था। इसमें न केवल ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया, बल्कि सरकारी उपाधियों और पदों का त्याग और परिषदों और स्कूलों का बहिष्कार भी शामिल था। कुटीर उद्योगों में प्रोत्साहन देकर यह देश के आर्थिक उत्थान का साधन भी बना था। उग्र राष्ट्रवाद और राजनीतिक प्रचार ने लोगों में राष्ट्रीय गौरव, स्वाभिमान और आत्मविश्वास जगाया। इसने निम्न मध्य वर्ग, छात्रों और युवा को अपने साथ जोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को भी व्यापक बनाया। लेकिन आंदोलन ने हिंदू विचारों को पुनर्जीवित किया, हिंदू प्रतीकों का आह्वान किया। इसने इसके धर्मनिरपेक्ष चरित्र को मिटा दिया। शायद यही कारण था कि आंदोलन मुसलमानों के एक बड़े जनसमूह को मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक विचारधारा को स्वीकार करने से नहीं रोक सका। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया चरण महात्मा गांधी के प्रवेश के साथ मिला, जहां पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजनीतिक गतिविधियां निम्न स्तर पर थी, लेकिन युद्ध के बाद कृषि कीमतों में गिरावट, मध्य वर्ग की बढ़ती गरीबी, युद्ध के कारण कर्ज, मूल्य वृद्धि, मुनाफाखोरी आदि के कारण लोगों में बहुत अशांति हो गई थी। तो इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को भारत सरकार के साथ पुरस्कृत किया और अधिनियम 1919 जिसने प्रशासनिक में भारतीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाया, लेकिन यह अधिनियम भारतीय नेताओं की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा। इन परिस्थितियों में अंग्रेजों ने 1919 में रॉयल एक्ट लागू करके भारत में नागरिक स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद 1914 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे मोहनदास करमचंद गांधी ने 1919 के रॉयल एक्ट्स के खिलाफ प्रतिरोध के अहिंसक कृत्यों की एक श्रृंखला आयोजित करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की। अगले ही वर्ष गांधी ने कांग्रेस का पुनर्गठन किया। इससे
बदल दिया। इस जन आंदोलन में राष्ट्रीय नेताओं का एक वार्षिक जमावड़ा सदस्य शुल्क और आवश्यकताओं के साथ जो भारतीय के सबसे गरीब व्यक्ति को भी शामिल होने की अनुमति देता है। अगस्त 1920 में उन्होंने दोहरे मुद्दों पर एक पूर्ण पैमाने पर असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें पहला आ जाता है जलियांवाला बाग त्रयोदशी की गलतियों को सुधारना और दूसरा आ जाता है खिलाफत आंदोलन को सुधारना। इसके अलावा अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलनों की प्रवृत्ति में क्रांति ला दी थी। यह एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया था। इसके 3 स्तरीय कार्यक्रम थे: राष्ट्रसभा, अदालतों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। मोतीलाल नेहरू, CR दास पटेल, राजचंद्र प्रसाद और कई अन्य लोगों ने अदालत छोड़ दी, छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए और शिक्षकों ने स्कूलों और कॉलेजों से इस्तीफा दे दिया। आंदोलन केवल बहिष्कार तक ही सीमित नहीं था, इसने राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों को खोलने और कुटीर और हाथकरघा उद्योगों की स्थापना जैसे सकारात्मक कार्यों की पेशकश भी की। इसके बाद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, जब यह आंदोलन चोराचारी में अहिंसक हो गया था। असहयोग आंदोलन की एक विशेष विशेषता हिंदू मुसलमान एकता थी, लेकिन आंदोलन की वापसी के बाद पूरे भारत में हिंदू मुसलमान दंगे हुए। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों में जूझ रुख अपनाया। इसके बाद 1928 में राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया जीवन मिला जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में लोकतांत्रिक सुधारों के अगले चरण का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की। इसके बाद कांग्रेस ने इस आधार पर आयोग का बहिष्कार किया कि आयोग में भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं था। इसके प्रमुख सदस्यों की सहमति समांतर संविधान बनाना शुरू किया। सीमित और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता से यह समिति बनाई गई। समिति ने स्वशासित प्रभुत्व के आधार पर एक सर्वदलीय संविधान तैयार किया। रिपोर्ट ने निजी और निजी संपत्ति में खिताब को भी मान्यता दी। समाजवादी ने स्वतंत्रता के लक्ष्य को त्यागने की योजना की आलोचना की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्ट को जिन्ना और मुस्लिम लीग के समर्थन का आनंद नहीं मिला, जिसने महसूस किया कि मुस्लिम हितों की रक्षा नहीं की गई है, तो ऑल पार्टी कन्वेंशन लीग की मांग को स्वीकार नहीं करता है। जिन्ना ने कांग्रेस के साथ कंपनी को अलग कर दिया। तो इस बीच जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कांग्रेस के युवा नेतृत्व प्रभुत्व की स्थिति से संतुष्ट नहीं थे और उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया। 31 दिसंबर 1929 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पयुमा स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को नमक का कानून तोड़कर शुरू हुआ था। गांधी ने इस आंदोलन के लिए एक व्यापक योजना तैयार की। वह चाहते थे कि हर गांव प्रतिबंधित नमक लाए या बनाए। महिलाएं शराब की दुकान, अफीम के गड्ढों और विदेशी कपड़े व्यापारियों की दुकानों पर धरना देवें और युवा और बूढ़े खादी काटने और विदेशी कपड़े जलाने के लिए हिंदुओं को अस्पृश्यता से बचने के लिए छात्रों और सरकारी स्कूल छोड़ने के लिए और सरकारी कर्मचारियों को अपने नौकरी से इस्तीफा देने के लिए कहा। तो इसके बाद सरकार ने कई अध्यादेश जारी किए। कांग्रेस और उसकी सभी शाखाओं पर प्रतिबंध लगाकर अखबारों और प्रिंटिंग प्रेसों को बंद कर दिया।
90,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बातचीत के बाद गांधी इरावती संधि हुई, जिसके बाद सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। गांधी आंदोलन में गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि होने के लिए सहमत हुए। गांधी ने भारत के लिए संघीय योजना, अल्पसंख्यकों की समस्याओं, सेना आदि पर कांग्रेस के विचार रखे। सांप्रदायिक विभाजन का विद्रोह किया, लेकिन सम्मेलन में विभिन्न भारतीय समूहों के बीच मतभेदों के कारण अर्थात हिंदू कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सिख और देसी राजकुमारों आदि पर कोई समझौता नहीं हो सका और गांधी सम्मेलन से खाली हाथ वापस आ गए। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, जिसने न केवल मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों को बल्कि दलित वर्ग को भी अलग निर्वाचक मंडल दिया। जेल में बंद गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप पुनः समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें पृथक मतदाताओं के बजाय दलित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई। संवैधानिक सुधारों के तहत 1935 में एक अधिनियम पारित हुआ भारत सरकार का। इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत के प्रांतों में स्वायत्त विधायी निकायों की स्थापना, प्रांतों और रियासतों को शामिल करते हुए सरकार के एक संघीय रूप का निर्माण और मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। 1935 के अधिनियम में भारतीय संविधान विकास में एक नया अध्याय खोला। हालांकि यह अधिनियम राजनीतिक दलों की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा। सभी दलों ने 1937 में प्रांतीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस ने 7 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत और बॉम्बे में लगभग बहुमत हासिल कर लिया था। दूसरी ओर मुस्लिम लीग किसी भी प्रांत में सरकार नहीं बना सकी और यूपी में गठबंधन सरकार का विचार और कांग्रेस के साथ बॉम्बे को बाद में खारिज कर दिया गया। इसने जिन्ना को और अलग कर दिया। वह मुस्लिम के संदर्भ में अल्पसंख्यक के रूप में नहीं बल्कि एक अलग राष्ट्रीयता के रूप में सोचने लगा। मार्च 1940 में जिन्ना ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया और मुस्लिम लीग ने भारत के पश्चिम और पूर्व क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टि से सटे क्षेत्रों का संगठन करने वाले एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग करते हुए अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं के परामर्श किए बिना ही युद्ध की घोषणा कर दी। भारत की ओर से इसके विद्रोह में कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया और 1942 में कांग्रेस ने मांग की कि अंग्रेज तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए अंग्रेजों को। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ इसके बाद, लेकिन इससे पहले कि इसके लिए आंदोलन शुरू किया जाता, गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया और हिंसक रूप ले लिया। भारत के सभी भागों में हड़ताल आंदोलनों का प्रदर्शन हुआ। पुलिस स्टेशनों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों पर हमला कर दिया गया। संचार तार कट कर दिए गए, रेलवे लाइन नष्ट कर दिए गए। इस चरण ने दिखाया कि यदि आवश्यक हो तो भारतीय लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए हिंसा का सहारा भी ले सकते हैं। इस बीच जब कांग्रेस नेता जेल में थे, जिन्ना को मुस्लिम लीग के समर्थन आधार को मजबूत करने के लिए खुली छूट मिल गई। लीग शीघ्र ही मुसलमानों की मुख्य प्रवक्ता बन गया और 1943 के बाद एक ही सवाल रह गया था कि भारत को सत्ता कैसे हस्तांतरित की जा सके। अप्रैल 1945 में युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में नए चुनाव हुए और नई लेबर सरकार को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया था। इसके बाद अमेरिका और रूस जो महाशक्ति के रूप में उभरे, उपनिवेश को मुक्त करने के पक्ष में थे। इसके अलावा ब्रिटेन को भारत की तरह एक उपनिवेश बनाया रखना मुश्किल लग रहा था, जिसने
जन आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय सेना के विद्रोह को देखा था। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा। 1 सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतिम सरकार का गठन किया गया। मुस्लिम लीग की सरकार भी शामिल हो गई, लेकिन उसने एक नए संविधान को निर्माण में भाग नहीं लेने का फैसला किया। 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जून 1948 में पहले भारत छोड़ने के अपनी सरकार के निर्णय की घोषणा की। लॉर्ड माउंटबेटन को सत्ता हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए भारत भेजा जाना था। इस बीच अंतिम सरकार के भीतर कलह, प्रशासन के टूटने की धमकी दी जा रही थी। दो संप्रदायों के बीच शत्रुता भयावह रूप ले चुकी थी और जिन्ना इस बात पर अड़े हुए थे कि मुस्लिम एक संप्रभु राज्य से कम सहमत नहीं होंगे। ऐसे में भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्थापना अपरिहार्य थी। इस बीच दोनों देशों का विभाजन हो गया, लेकिन पंजाब और बंगाल को भी ताकि जो सीमित पाकिस्तान उभरा है वह कांग्रेस और लीग दोनों की स्थिति को कुछ हद तक पूरा कर सके। विभाजन और स्वतंत्रता के फॉर्मूले को भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकार किया गया था और जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से ब्रिटिश संसद द्वारा अंतिम रूप दिया गया था। इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र प्रभुत्वों के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया था, जिसके विभाजन के लिए प्रावधान किया गया था। बंगाल और पंजाब दो देशों के संविधान सभाओं को अपने स्वयं के संविधान बनाने की शक्ति दी। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो ये थी भारत की स्वतंत्रता की कहानी। इसके बाद आ जाती है पाकिस्तान की स्वतंत्रता की कहानी, जो कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद से शुरू होती है। सांप्रदायिक राजनीति कह सकते हैं हम इसको। इसमें एक सांप्रदायिकता का उदय हुआ, जिसमें सांप्रदायिकता के 3 चरण माने हैं। बिपिन चंद्र ने पहला सांप्रदायिक विचार की शुरुआत से बनता है, जब एक व्यक्ति या समूह एक धर्म के अकॉर्डिंग आर्थिक और सामाजिक हितों को देखने लगता है। दूसरा, तब जबकि कोई व्यक्ति या समूह यह मानता है कि विभिन्न धर्म आधारित समुदायों के अपने विशेष हित होते हैं। तीसरा चरण है कि धार्मिक मतभेदों को धर्मनिरपेक्ष मतभेदों में बदल दिया जाता है, एक दूसरे के साथ असंगत के रूप में देखा जाता है। भारत के संदर्भ में 1930 तक सुलह और सुलह की सांप्रदायिक विचारधारा प्रचलित थी, लेकिन 1940 के दशक में के दौरान यह एक अलग राष्ट्र के चरमपंथी रूप तक पहुंच गई। परिणाम स्वरूप देशों का विभाजन हो गया। अखिल भारतीय आयाम सांप्रदायिकता के अंत में हुआ। इस स्तर पर मुस्लिम अभिजात वर्ग द्वारा शुरू किए गए सुधार आंदोलनों का उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना था। मूल रूप से मुसलमानों को नौकरी के बाजार के लिए तैयार करना था। सुधार आंदोलन के संप्रदाय दृष्टिकोण ने मुस्लिम सांप्रदायिक दल और राजनीति के उद्भव और विकास के लिए आधार तैयार किया था। अंग्रेजों ने इन घटनाओं को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। मुसलमानों में अलगवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए सब कुछ किया और इसके बाद दिसंबर 1906 में एक अखिल भारतीय पार्टी का गठन हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना से ही मजबूत सांप्रदायिक पूर्वाग्रह वाली एक रूढ़िवादी पार्टी रही। उन्होंने जब लामबंदी कर दी, निर्वाचन मंडल और सुरक्षा के उपाय की मांग की, तो उन्होंने लामबंदी करने और उन्हें बढ़ाते राष्ट्रीय आंदोलनों से दूर रखने के लिए सांप्रदायिक राजनीति और विचारधारा का इस्तेमाल किया। इसके बाद 1912 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। मुस्लिम लीग अंग्रेजों से निराश हो गई। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के सब शासन की वकालत करने लगी और 1916 में इसने पंजाब के साथ लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ कांग्रेस ने अलग निर्वाचन मंडल की संस्था को मंजूरी दी। दोनों दलों ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस
स्टेट्स की दिशा में काम करने की अपनी मंशा की घोषणा कर दी। असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिमों में एकता अपने चरम पर थी। 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के साथ यह समझौता समाप्त हो गया। बाद में हिंदू मुस्लिम सांप्रदाय का उदय हुआ, जिसने देश के विभिन्न हिस्सों में दंगे की संख्या में खुद को व्यक्त किया। हिंदू मुस्लिम एकता की संभावना उज्जवल हो गई। जब सभी दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया तो सर्वदलीय संविधान बनाने का फैसला किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा रखी गई मांगों को सम्मिलित में पूरा नहीं किया गया था, तो उन्होंने वास्तवतः कांग्रेस से अलग हो गए। सभी मुस्लिम समूहों से हाथ मिलाया और जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम के रूप में जाना जाने वाला एक दस्तावेज सामने रखा गया, जो भारत के भविष्य के लिए आगे की चर्चा का आधार बन गया। गोलमेज सम्मेलन के दौरान लिंग के अडिग रवैये के कारण कोई निर्णय नहीं लिया गया। आग में घी डालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार के माध्यम से जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रमों में मांगी गई सभी चीजों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1930 के बाद मुस्लिम बुद्धिजीवियों एक वर्ग भारत में अलग स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के संदर्भ में सोचने लगा। मुस्लिम लीग ने 1930 में अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद इकबाल ने कहा कि मैं पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को एक राज्य में सम्मिलित होते हुए देखना चाहता हूं। गोलमेज सम्मेलन में रहमत अली के नेतृत्व में भी इंग्लैंड में मुस्लिम छात्रों के एक समूह ने मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा। एक अलग मुस्लिम राज्य की लालसा के बावजूद लीग ने कांग्रेस के साथ सहयोग की नीति अपनाई और एक संयुक्त भारत के भीतर प्रांतों के बीच एक ढीले संघीय संबंध का समर्थन किया। 1937 में चुनावों के बाद मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के आरक्षित 485 सीटों में से केवल 108 सीटें जीतकर बुरी तरह से जीत हासिल की। लीग एक मजबूत कांग्रेस विरोधी पार्टी के रूप में विकसित हुआ। इसके बाद कांग्रेस के बीच समर्थन को मजबूत करने के बारे में चला गया, एक राष्ट्र के रूप में अपनी विचारधारा को मजबूत किया और घृणा, भय और अलगाव की राजनीति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाने लगा। हिंदुओं के हित और मार्च 1940 में लीग के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया गया और भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्व हिस्से में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों का निर्माण की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसके बाद तेजी से बदलाव आते हुए 1943 तक मुसलमानों के लिए आस्था का विषय और जीवन मरण का विषय बन गया था। ये महत्वाकांक्षी राजनेताओं, विधायकों और प्रशासनिकों ने एक नए राज्य में सत्ता के लिए पर्याप्त अवसर देखे और वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों, उद्यमियों और उद्योगपतियों ने पेशावर वर्ग के उनकी गतिविधियों के लिए बहुत गुंजाइश देखी और बंगाल और पंजाब के मुस्लिम किसानों के लिए पाकिस्तान को हिंदू जमींदारों और बुनियादियों द्वारा शोषण के अंत के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा था। इसके बाद 1945-1946 का चुनाव इस आधार पर लड़ा गया कि लीग और पाकिस्तान के लिए एक वोट, इस्लाम के लिए एक वोट था। तो मुस्लिमों के लिए आरक्षित 495 में से 440 सीटें जीतकर लीग ने खुद को मुसलमानों के बीच प्रमुख पार्टी के रूप में स्थापित किया। जिन्ना ने घोषणा कर दी कि पाकिस्तान के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान के गठन को खारिज कर दिया। अंतरिम सरकारों की स्थापना का आह्वान किया गया और प्रारंभ में लीग सरकार में शामिल नहीं हुई, लेकिन बाद में इसमें शामिल हो गई। साथ ही यह घोषणा करते हुए कि संविधान के रूप में प्रारूपण में भाग नहीं लेगी। अगस्त में जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए डायरेक्शन एक्शन का आह्वान किया। अगले महीनों में बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांतों में शुरू होने वाली समुदायों के बीच सबसे खराब सांप्रदायिक दंगे हुए, दिल्ली तक पहुंच गए, पंजाब में समाप्त हुए। माउंटबेटन, जिन्हें सत्ता के हस्ताक्षरीकरण के लिए भारत भेजा गया था, तो उन्होंने महसूस किया कि तत्कालीन कार्रवाई आवश्यक है। यह कार्रवाई केवल राजनीतिक हो सकती है। यह एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
1947 में सन्निहित था, जिसमें सीमा आयोग के पुरस्कार, बंगाल और पंजाब के विभाजन और असम से सिलहट के अलगाव के बाद समायोज्य और अंतिम सीमा के निर्धारण के दो प्रभुत्वों के क्षेत्र को परिभाषित किया। इस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन ने अंततः राजनीतिक विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण करने का कार्य बना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बंगाल के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, पाकिस्तान के विभाजन के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए और लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो हमारी बांग्लादेश के ऊपर आने वाली है, पाकिस्तान विभाजन के ऊपर आने वाली है। तब तक के लिए सब्सक्राइब चैनल, लाइक द वीडियो।